अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से, जहां आपको मालूम भी है कि आज यौम दिफा शहदाए मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया था, जिनमें मुल्क के दिफा के लिए बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले गाजियों और शहदा को सलाम पेश किया गया। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जब दिन का आगाज़ हुआ तो मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मादरी वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के मज़ारात पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिनमें कौम के इन बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहदा के आराम गाहों पर फूल चढ़ाए गए और उनके दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नाज़रीन, इस अज़्म का अयादा भी किया गया कि वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यौम दिफ़ाए शहदा के सिलसिले में मरकज़ी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसके मनाज़िर इस वक्त हम आपको आपकी TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट शहदा के लवाहिकीन और गाजियों ने आज की इस अहम तकरीब में शिरकत की। वफाकी काबीना के अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, अरकान पार्लियामेंट, सिविल और सिक्योर काम और मुख्तलिफ शवाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी आज की इस तकरीब में मौजूद थी। और नाजरीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा शहदा की तकरीब से खिताब भी किया। उनका कहना यह था कि दिफा वतन एक मुकद्दस फरीज़ा है जो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। ये भी कहा उन्होंने शहदा के लवाहिकीन के से कि आपके जो प्यारे हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं किया जाएगा। आज की इस तकरीब का मकसद, आर्मी चीफ ने कहा कि यह है कि हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम अपने शहदा को भूले नहीं हैं और आज के इस अहम दिन पर हम शहदा के लवाहिकीन और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हर आजमाइश में इन गाजियों ने यह साबित किया कि मुसल्लह अफवाज और जो दीगर लोग हैं जो दिफा से जुड़े हैं, वो अपने वतन का दिफा करना बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। दिफाई क़ुव्वत में खुद इन्हिसारी हासिल करना चाहते हैं और मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना चुके हैं। अवाम के ताउन के बगैर कोई भी फ़ौज रेत की दीवार साबित होती है और फ़ौज की कामयाबी बड़ी हद तक अवाम की हिमायत पर मुनहसर है। ये थी कुछ ऐसी चीदा बातें जो आज की इस अहम तकरीब में कही गई हैं मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की जानिब से। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी यहाँ पर खिताब किया है। उन्होंने क्या कहा है, दीगर शख्सियात का क्या कहना था, तकरीब में क्या कुछ हुआ आज, ये तमाम चीज़ें हमें बताएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के आसिम रिजवान। मरकज़ी तकरीब हमेशा की तरह आज भी GHQ में हुई है, उसी तरह से जैसे हर साल बहुत सारे रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में मिलते हैं, वो भी आज हमने TV स्क्रीन के ज़रिए देखे। लेकिन मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है, लेकिन हमें इसको और मजबूत बनाना है। क्या कुछ कहा गया आसिम रिजवान इन शख्सियात की जानिब से? आसमान दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब जो है वो जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई और तकरीब का आगाज़ जो है वो कौमी तराने से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि किसी भी आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम और फौज पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो ना मिटने वाला है। उनका ये भी कहना था कि बहसीत कौम हम अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं और पाक सरजमीन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत ने मकबूजा कश्मीर में जो गयूर कश्मीरी भाई बहनें हैं हमारे, उनकी जदोजहद आज़ादी का भी जिक्र किया और तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो फरामोश नहीं की जाएंगी और ना रायगा जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि हमेशा मुसल्लह फौज ने साबित किया कि हम दिफा वतन की जिम्मेदारी जो है वो पूरी करना जानते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के जो भारतीय इकदाम हैं, उनका ये कहना था उस हवाले से कि पाकिस्तान इन इकदाम को, गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद करता है और कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जो है वो जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने अपने खिताब में पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसका भी अहाता किया और आर्मी चीफ के इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन तरक्की का ख्वाह है और मौजूदा सूरत हाल में ये तवक्को करता है कि आलमी बरादरी जो है वो अफगान भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जो 6th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर, उसका भी जिक्र किया। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि लिसानियत और ग्रोही जो मामलात हैं उनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और ताकत का इस्तेमाल जो
जो है वो सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके अलावा किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो हथियार उठाए। तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने आसमा सलामी भी पेश की। इसके अलावा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ, मुसल्लह फौज के जो दो हैं पाक बहरिया और पाक फिजाइया, उनके सरबराहान शोहदा के जो लवाहकीन हैं, उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे और पुरवकार तकरीब जो थी इसमें सदरी ममलिकत और आर्मी चीफ के अलावा चेयरमैन सेनेट, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, वफाकी काबीना के अरकान, गैर मुल्की जो डिप्लोमेट्स हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक बहरिया और पाक फज़ाइया के सरबराहान, मुसल्लह फौज के तर्जुमान, शोहदा के लवाहकीन, गाजियों, मुसल्लह फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद की क्या कुछ अहम गुफ्तगू हुई है, जो खिताब किए गए हैं, उसकी डिटेल आसिम रिजवान आप हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त के लिए। इस तकरीब का हम जिक्र कर रहे हैं जो आज GHQ में हुई है, जिसमें सलाम पेश किया गया है। यहाँ जो मौजूद शहदा के लवाहिकीन हैं, हम भी बिल्कुल उनको सलाम पेश करते हैं। बड़े जिगरे की बात होती है, बड़े हौसले की बात होती है कि आप अपने बच्चों को इतना पालें, इतना जवान करें, फ़ौज में भेजें और फिर घर बैठकर ये दुआ भी करें कि अगर उनकी जान जानी है तो वो वतन के लिए जाए, वो शहीद होकर आएँ या गाजी बनकर आएँ। तो हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से हम सलाम पेश करना चाहते हैं उन शहदा को भी, उन गाजियों को भी, लेकिन उन वालिदैन को भी, उन शहदा की फ़ैमिलीज़ को भी जिनके हौसले इतने जवान हैं, इतने बुलंद हैं कि बहुत सारे वालिदैन आज की इस तकरीब में भी हमें ये कहते हुए दिखाई दिए, ये हमें सुनने को मिला कि जी हमारे और भी जो बेटे हैं वो हम वतन पे उनकी जान चाहते हैं कि निशावर हो। तो ये बहुत बड़ा जज्बा है। अल्लाह ताला जिसको ये जज्बा अता करे, मेरे ख्याल में उसे फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं जी। अभी जैसे आसिम रिजवान हमें बता रहे थे कि आज की इस तकरीब में आर्मी चीफ ने जिक्र किया है अफ़गानिस्तान का और कहा यही है कि अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी भी पाकिस्तान यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोस में अमन होगा तभी हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम होगा, पूरे खित्ते के अंदर अमन कायम होगा, और जब खित्ते के अंदर अमन कायम होगा तो तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात तालिबान भी रखते हैं और आज तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हम CPAC में शमूलियत के ख़्वाह हैं और आलमी बरादरी के साथ मिलकर इक़्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि कतर और तुर्की की मदद से काबुल एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है और इसके बाद अंदरूने मुल्क परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तालिबान तर्जुमान ने बताया कि पंजशीर में अहमद मसूद की मिलिशिया को शिकस्त दे दी है और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान में 43 साला जंग का खात्मा हो चुका है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का नाज़रीन ये भी कहना था कि पंजशीर के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं, उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जंग की वजह से पंजशीर में ग़ज़ा की किल्लत थी जिसे अब बहाल कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि पंजशीर में शिमाली इत्तेहाद की बगावत कुचले जाने के बाद तालिबान के लिए हुकूमत की तश्कील में तकरीबन तमाम रुकावटें जो थीं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब अफ़गानिस्तान के मुकम्मल 34 सूबे मुकम्मल के मुकम्मल सारे के सारे अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में हैं और काबुल में नई हिकमत अमली तश्कील देने के लिए तैयारियां अब उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं कि पूरी कौम के नुमाइंदा जामे हुकूमत तश्कील दी जाएगी और इफ्तिताही तकरीब में तमाम सूबों से अमायदीन की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। गैर मुल्की सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अब्दुल गनी ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान ही में पूरी दुनिया के लिए सलामती व इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाएंगे। तालिबान के कल्चर कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्लाह वासिक ने चीनी टेलीविज़न को बताया है कि इफ्तिताही तकरीब में मकामी अमायदीन के अलावा दोस्त ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, दावे यही किए जा रहे हैं कि जो भी हुकूमत बनाई जाएगी वो बिल्कुल मरकज़ी होगी, आवाम की उसको हिमायत हासिल होगी, तमाम लोगों के मशवरे से बनाई जाएगी। लेकिन असल में क्या होता देख रहे हैं हमारे मुल्क में मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार। इसी पर तज्ज़िया जानने के लिए हमने राबिता किया है काशिफुद्दीन सैयद साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफुद्दीन सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश हमारे शो के लिए, प्रोग्राम के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। सर दावे अभी यही किए जा रहे हैं, अब्दुल गनी बरादर भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीगर तर्जुमान की जानिब जो तालिबान के हैं यही कहा जा रहा है कि एक ऐसी हुकूमत होगी जिसको कौम की भी हिमायत हासिल होगी और जिसको पूरे तालिबान जो हैं, जितने भी धड़े हैं, जितने भी गिरोह हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में वो मौजूद हैं, तमाम की हिमायत हासिल होगी।
सर ये पॉसिबल हो पाएगा, या फिर जो आज बोरिस जॉनसन ने एक बात की है कि जो बातें की जा रही हैं उन पर यकीन नहीं किया जाएगा, जो इक़दामात होंगे तालिबान की जानिब से उन पर यकीन किया जाएगा? सर जी बिल्कुल, जो बात आपने कह दी है ये बरतानवी वजीर आजम ने कह दिया है। अलबत्ता जर्मन चांसलर ने ये बात कर दी है कि उन पर एतमाद करना होगा क्योंकि अब तालिबान एक हकीकत है और वो इक़्तिदार में आएगी। अलबत्ता जो बात आपने की है कि तालिबान कहते हैं या मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर साहब कह रहे हैं कि वो जो हुकूमत बनाएंगे वो अफगान अवाम के लिए काबिल कबूल होगी और तालिबान के तमाम धड़ों के लिए काबिल कबूल होगी। तो तालिबान के तमाम धड़ों के लिए तो फिल वक्त ये काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन अवाम का एतमाद तालिबान को जीतना होगा, अवाम का एतमाद हासिल करना होगा। और ये फौरी तौर पर कहना कि पूरी अफगान कौम के लिए यह हुकूमत काबिल कबूल होगी, मेरे ख्याल में ये कबल वक्त है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉक्टर अशरफ गनी का मुल्क छोड़ने और भागने के बाद अफगान अवाम भी कुछ गोमगो की कैफियत में मुब्तला है और उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। और लगता यही है कि अफगान कौम ने अब समझौता कर लिया है हालात के साथ और उन्होंने तालिबान को इस हद तक तस्लीम कर लिया है कि वो अब इक़्तिदार में आ गए हैं। लेकिन ये है कि अब आगे जो तालिबान पॉलिसी अपनाएंगे, जो वो आइन साजी की बात करते हैं, तो आइन का जो नया आइन होता है उसका थीम क्या होगा और फिर उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, ये ऐसी बातें हैं जो आगे चलकर पता चलेगी, मालूम होगा। और अफगान अवाम इसको किस तरह कबूल करते हैं और किस नज़र से देखते हैं, ये मेरे ख्याल में अभी इसमें वक्त ज़रूर लगेगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम चीज़ होगी और इसका इंतज़ार किया जाना चाहिए। दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में किस हद तक हकीकत का रंग भर पाएंगे तालिबान, ये अभी मालूम नहीं है। काशिफुद्दीन साहब, ये फरमा दीजिएगा, अवाम के एतमाद की हमने बात की है, कुछ इसी तरह की बात सलामती काउंसिल में भी पिछले दिनों हमें सुनाई दी, जब एक करारदाद वहाँ पर मंजूर की गई कि ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गो के सारे इंसानी हुकूक जो हैं उन पर अमल दरामद करना होगा तालिबान को, फिर जाकर हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे या कुछ आगे मामलात को हम बढ़ा सकेंगे, ये कहा गया। आप क्या समझते हैं काशिफुद्दीन साहब, क्या ऐसे इक़दामात हैं जो तालिबान को फौरी तौर पर उठाने चाहिए अपने अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए? सर जी, यही बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चों के हकूक, बिलखुसूस खवातीन के हकूक के हवाले से उन्हें फौरी इक़दामात करने होंगे और वो कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ न कुछ वो कर रहे हैं कि अफगान खवातीन को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए आना चाहिए, दफातर में आना चाहिए, अस्पतालों में आना चाहिए, स्कूलों में आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो पर्दे के हवाले से सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं, मेरे ख्याल में इसको अफगान अवाम और फिर बिलखुसूस खवातीन के लिए वो कबूल करना ज़रा मुश्किल होगा, या अगर वो कबूल भी कर लेते हैं तो आलमी बिरादरी इसको किस नज़र से देखते हैं और वो इस तरह सख्त पर्दे के अंदर वो किस तरह फ़राइज़ अंजाम दे देते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक और सूरत हाल वो ये है कि वहाँ पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फौरी तौर पर अगर अफगान अवाम की मदद न की गई बैनुल अक़वामी बिरादरी ने, तो वहाँ पर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो सकती है और खुदा न खास्ता वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से आपने जो बात की ना, अभी मैं इसी जानिब आ रही हूँ, आलमी बिरादरी की जानिब जो बात आप अभी कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। चलें, पर्दे को लेकर जो ख़दशात हैं ख़वातीन के या जो तालिबान चाह रहे हैं, वो मामलात भी कहीं ना कहीं हमें शायद आगे चल के सेटल डाउन होते हुए दिखाई दें। लेकिन बहुत सारे अहम ओहदों पर जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, या बहुत सारे बैंक्स में या हॉस्पिटल्स के अंदर वो काम कर रही थी, अब देखना ये भी होगा कि उन्हें ये काम करने दिया जाता है आगे चलकर या नहीं। आलमी बरादरी के हवाले से सर आपने बात की है, वहाँ जो अशियाए खुरनोश है उनका पहुँचाना, खाने पीने का सामान है, तिब्बी इमदाद है, ये पहुँचाना। इसके अलावा काशिफुद्दीन साहब बहुत सारे काम है ना आलमी बरादरी और करीबी ममालिक के करने वाले, वो कुछ सीधा सीधा आप उनका जिक्र कर सकते हैं कि हुकूमत मानी जाए ना मानी जाए, उसके बावजूद जो काम हो सकें? सर जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर अमन के क़याम के लिए भी पड़ोसी जो ममालिक हैं उनको किरदार अदा करना होगा और उनकी मुआवनत करनी होगी। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस के मामले में तालिबान का कोई तजर्बा नहीं है, तो गवर्नेंस के मामले में भी जो बिरादर पड़ोसी ममालिक हैं बिलखुसूस, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तालिबान भी ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी
وہ زیادہ بنتی ہے اور وہ پاکستان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر سیٹ اپ بنانے کے لیے حکومت کی مشینری کو فعال بنانے کے لیے اور اس کو بحال کرنے کے لیے ضرور کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو دیگر چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی جو سول ایویشن ہے اس کو بحال کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کو اور دوست ممالک کو آگے آنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی کہ اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے, اسی طرح وہاں پر تجارت کے فروغ کے لیے یا آگے چل کر جو وہاں پر مختلف جو قدرتی وسائل ہیں اس سے استفادے کے لیے, پانی کے جو ذخائر ہیں اس سے استفادے کے لیے, اور اسی طرح بجلی کی فراہمی اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کو فعال بنانے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنی ہوگی. اور اس سلسلے میں زیادہ سید صاحب ابھی بہت سارا کام ہے جو کرنے والا ہے, لیکن پہلا کام ظاہر ہے یہی ہے کہ حکومت کی تشکیل کی جائے, اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے, محکمے تقسیم کیے جائیں اور پھر اس پر کام شروع ہو. اور اس کام کو شروع کرنے کے لیے بھی جو سلامتی کونسل ہو یا جو دیگر ممالک کے مطالبات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا طالبان کو, اگر وہاں واقعی معاشی صورتحال بہتر بنانی اور دیگر چیزیں. بہرحال کاشف الدین سید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے اس تجزیے کے لیے, آپ کے وقت کے لیے. ہم رہے تھے جی پنجشیر کے حوالے سے خاص طور پر, اور پھر افغانستان کی صورتحال کو لے کر جہاں حکومت کے بارے میں اب باتیں یہ سامنے آنے لگی ہیں کہ پنجشیر بھی چونکہ اب طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے ان کے دعوے کے مطابق, تو اب حکومت کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ, اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. اچھا جی, یہ تو سبھی جانتے ہیں افغانستان میں جب امن کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ یہاں کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی, لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک یہاں پر رہ کر دوسرے ممالک کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے. ایسا ہی ایک ملک بھارت بھی ہے جس نے افغانستان کی سرزمین کو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہا بھی, کیا بھی, لیکن اب طالبان یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسا بھارت نہیں کر پائے گا. تو بھارت کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بھارت کے اندر کی بات کر لیتے ہیں, جہاں ہندوتوا اور RSS کی سوچ اب سر چڑھ کر بولنے لگی ہے اور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کا اسی سوچ نے ناظرین جینا حرام کر دیا ہے. بھارت کی انتہا پسند حکومت یہاں تمام اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے, اور دوسری جانب مودی حکومت کی جو کسان کش پالیسیاں ہیں اس کے مارے بھارتی کسان گزشتہ 8 مہینے سے نئے کالے زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. بھارت میں کسانوں کی بدحالی اور مسلمانوں کی زبوحالی کی صورتحال کیا ہے, پہلے اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, پھر اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. بھارت میں مسلم نسل کشی کی ایک تاریخ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر و استبداد اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہندوتوا کے زیر اثر مودی حکومت اور RSS کی انتہا پسند سوچ کے تحت بھارت کی نام نہاد سیکولر سوسائٹی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے بہیمانہ سلوک کو ظلم بھی نہیں سمجھتی. یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ مسلمانوں کو جے رام جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے. نعرے نہ لگانے کی صورت میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. BBC کے مطابق مسلمانوں پر ہندو بلوائیوں کی طرف سے بلا اشتعال حملے بھارت میں روز کا معمول بن چکے ہیں اور حکومت ان کو نہ صرف روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتی بلکہ ایسے تشدد کے واقعات کی مذمت بھی نہیں کرتی. دوسری طرف بھارت میں مودی سرکار کی طرف سے نافذ کردہ 3 زرعی قوانین کے خلاف کسان گزشتہ 8 مہینے سے دارالحکومت دہلی کے باہر ڈیرے ڈالے سراپا احتجاج ہیں. گزشتہ روز بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر میں 5 لاکھ کسانوں نے ریلی میں شرکت کی ہے. یہ بھارت کی سب سے گنجان آباد ریاست ہے. اس کی کل آبادی 24 کروڑ ہے جن کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. ریلی میں کسانوں نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کالے زرعی قوانین واپس لیے جائیں. کسان رہنما راکیش تکیٹ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے ہمارے مطالبات کی منظوری تک یہ احتجاج جاری رہے گا. انہوں نے کہا بھارت کی آزادی کے لیے 90 سال تک جدوجہد کی گئی تھی, اسی لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کب تک یہ احتجاج جاری رکھنا پڑے گا. ایک اور کسان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ احتجاج زرعی قوانین کی واپسی کے لیے شروع کیا تھا, لیکن اب ہم اجناس کی کم از کم قیمت کا تقرر, نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع, غریبوں کے لیے خوراک کی فراہمی ہمارے مطالبات میں شامل ہیں تاکہ آئین اور ملک محفوظ رہ سکے. بھارتی کسان یونین گزشتہ 8 ماہ سے دہلی کے باہر بڑی شاہراہوں پر دھرنا دیے ہوئے ہے. یہ کسانوں کا بھارتی حکومت کے خلاف طویل ترین احتجاج ہے. بھارت کی نصف آبادی زراعت کے پیشے سے منسوب ہے اور بھارتی معیشت کا 15% انحصار زرعی پیداوار پر ہے.
बिल्कुल जी, भारत में क्या हो रहा है ये तो आपने जाना। किसानों ही के साथ नहीं बल्कि वहाँ मौजूद तमाम ही अक़लियतों के साथ मज़ालिम भी ढाए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एनालिस्ट राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल साहब। राजा साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझ तक, लेकिन देख पा रहे हैं हम उनको। बात करने की कोशिश करते हैं। राजा साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो आप ये फरमा दीजिएगा कि अब किया क्या जाए कि भारत में ये जो सारी सिचुएशन हमने इस रिपोर्ट में दिखाई है, जो लोगों के सामने भी पहुंचती रहती है रोज़ाना, ये जो जुल्म की कहानी है, इसको तो अब मोदी सरकार जुल्म ही नहीं समझ रही, तो फिर हम ना ही समझें कि इकदाम नहीं होंगे इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए। राजा साहब, ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि हमें शायद ये नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती और भारत जो है उसको अलाउड है कि वो जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। हमने कश्मीर के तनाजुर में भी देखा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हुआ, उसके ऊपर पूरी दुनिया चुप रही, पूरी दुनिया ने भारत को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि भारत में, भारत के अंदर ना सिर्फ ये कि मुसलमानों के खिलाफ बल्कि सिखों के खिलाफ, बल्कि क्रिश्चियंस के खिलाफ, यहाँ तक कि उनके अपने हिंदू जिनको कि वो दलित हिंदू कहते हैं और उनको लो कास्ट हिंदू कंसिडर करते हैं, उनके खिलाफ भी हर तरफ से हमें जो उनका हिंदुत्व माइंडसेट है उससे नुकसान पहुंचता हुआ, जो उनकी कम्युनिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचता हुआ हमें नजर आया। लेकिन इसके ऊपर चुप साध ली पूरी दुनिया ने। उसकी हमें एक ही एक वजह नजर आती है, वो ये है कि वो भारत को एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखते हैं। वो एक ऐसे मुल्क के तौर पे वो नहीं कभी भी कुछ कह सकते जो कि मतलब जिसको के किसी वक्त पे ये भी कहा जाए या शट अप कॉल दी जाए किसी भी हवाले से कि आपके यहाँ जो कि मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ या दलित या सिख तो के राजा साहब, खिलाफ जब ये एक बड़ी मार्केट है, लोगों के माशी मफादात जुड़े हैं दीगर ममालिक के, आप भी कह रहे हैं कि वो इनको कभी भी कुछ नहीं कह सकते, तो फिर क्या इससे तासुर लिया जाए? कभी कुछ ठीक होने वाला नहीं है भारत में। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, सिखों की मूवमेंट चलेगी, अब शायद वो अलग हो भी जाएं, कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मजालिम में, तो फिर जाएं कहाँ ये लोग, क्या करें? देखिए, हमें एक उम्मीद जो नजर आती है वो ये है कि इंटरनली अगर देखा जाए तो काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली भारत के लिए, जो कि आगे जाके अगर उनमें बढ़ावा आता है तो वो फिर ऑब्वियसली इंटरनली इंडिया को कमजोर कर सकता है और फिर इंडिया को बैठना पड़ेगा और सोच विचार करनी पड़ेगी। कश्मीर का एक मुद्दा देख लें, सबके सामने है, फिर खालिस्तान का एक मुद्दा देख लें, सबके सामने है, और उसमें भी तेजी आई। और किसान बिल के हवाले से जितने भी प्रोटेस्ट होते रहे उसमें भी जो इल्जामात लगते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से जो इल्जामात लगाए जाते रहे किसानों के ऊपर, उनको ये कहा गया कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो बेसिकली उनको पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, और वो जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की, भारत के नॉर्थ ईस्ट की चिकन स्नैक के साथ जो 7 सिस्टर्स, उनकी जो 7 स्टेट्स बनती हैं, उनमें भी तेजी आ रही है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमें तेजी आती हुई नजर आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जबकि गलवान दुर्घटना हुई थी लास्ट ईयर, उस दिन से अब 2 फ्रंट खुल चुका है भारत के लिए। पहले जो कि अपने वेस्टर्न फ्रंट यानी कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट को देखा करता था भारत, अब उसके लिए जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो भी एक लाइव बॉर्डर बन चुका है। और अब उनको इस हवाले से ऑब्वियसली खदशात दरपेश हैं। अगर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर देखा जाए, जैसा कि पहले हमारे जो मेहमान थे वो बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो चेंजेस आई हैं वो भी ऑब्वियसली भारत को कमजोर कर सकती हैं खित्ते में। जब तक भारत कमजोर नहीं होता हर एक फ्रंट पे, उस वक्त तक ऑब्वियसली हमें कोई इनके लबो लहजे में या इनके
طور طریقے میں بدلاؤ آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا۔ اچھا صحیح ہے، کچھ یہ بتائیے گا کہ کسانوں کا جو استحصال ہے، کسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، وجہ تو آپ نے بتا دی کہ جی پاکستان سے ان کا کنیکشن، ان کا لنک جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ ہمیں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے گی، کچھ رنگ لے کر آئے گا یہ احتجاج؟ اور پھر ذرا ان قوانین کو ذرا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم سے کم قیمت مقرر نہیں کی گئی، اب لوگ آئیں گے اور ان سے اپنی من چاہی قیمت پر یہ خرید لیں گے، باقی قوانین کیا کہتے ہیں، اصل اعتراض کیا ہے کسانوں کا، اور پھر سر اس کا حل کچھ دیکھتے ہیں آپ نکلتا ہوا؟ دیکھیے پہلی بات میں اگر ان قوانین کے حوالے سے کروں تو ان نٹ شیل کسان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یا زمیندار جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسان کے فائدے کے لیے یہ 3 قوانین نہیں آئے، یہ 3 بلز نہیں لائے گئے، یہ کارپوریٹ سیکٹر کو سٹرینتھن کرنے کے لیے بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ جو پہلے سٹیٹس کے پاس جیسے پنجاب یا ہریانہ سٹیٹ کے پاس جو پاورز ہوتی تھیں وہ پاورز سینٹر میں لے جائی جائیں، اور جو پنجاب میں خوشحالی نظر آتی تھی یا ہریانہ میں خوشحالی نظر آتی تھی کیونکہ ان کی جو خوراک کی خود کفالت ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں نظر آتا تھا وہ اب سینٹر گریب آن کرنا چاہتا تھا، اور ان جو سٹیٹس ہیں ان میں اپنی جو دھونس ہے وہ مچانا چاہتا تھا۔ دس از واٹ جو کسان ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور کسان یہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو مضبوط کریں گے، اور جو کسان ہے جو کہ زمیندار ہے جس کی زمین ہے اس کی اس میں کہیں بھی مرضی نہیں شامل ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز اگا نہیں سکتا، اپنی ایک خاص حد تک جو فصل ہے وہ صرف اگا سکتا ہے۔ تو بہت سی قدغنز ہیں جو کہ لگائی گئی، اور ساتھ میں ان کو اوبیسلی جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے آنے سے وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی بھی قیمت جو ہے وہ مختص نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے وہاں پہ جتنے بھی جو فارمرز تھے انہوں نے اپنے جو پیاز کی فصل اور آلو کی فصل تھی وہ روڈ پہ رکھ کے تو سب کے سامنے ان کو جلا بھی دیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کسان ہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی لاگت آتی ہے کسی چیز پہ، اور سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی چیز کی جو پرائس ہے وہ مختص کرتی رہے۔ نا کہ جانتی تو گورنمنٹ بھی ہے وہاں کی، مودی سرکار کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان دشمنی میں ہو رہا ہے، اپنی ہی بیک بون پہ، اپنے ہی فارمرز پہ، اپنے ہی کسانوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان دشمنی میں۔ لیکن راجہ فیصل صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بڑی خواہش تھی کہ آپ کو کبھی ہم فون لائن پر، کبھی ویڈیو لنک پر لیں، آپ جس طرح سے بڑی دلیری سے، بڑی ذہانت سے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف ٹی وی شوز میں، خاص طور پر انڈین چینلز پر جا کے، اس کو دیکھ کر بڑا رشک ہوتا ہے جی آپ پر، اور بڑی خوش نصیبی ہماری کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، ہم سے بات کی، آپ اپنا تجزیہ شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ راجہ فیصل صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ شو پر موجود رہے۔ راجہ صاحب بات کر رہے تھے جی، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے، ان کا بھی یہی ہے کہ بھارت سرکار سب جانتی ہے لیکن جانتے بوجھتے کر صرف اس لیے رہی ہے کہ پاکستان دشمنی اس کو نبھانی ہے، اپنے ملک کے کسانوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اور اتنی دشمنی کی جا رہی ہے کہ وہاں کا جو فارمر ہے، وہاں کا جو کسان ہے وہ مجبور ہو گیا ہے کہ یا تو اپنی فصلیں جو ہے وہ اگانا چھوڑ دے، اگر اگائے تو پھر وہ جو وہاں کے بڑے بڑے بولیاں لگانے والے لوگ ہیں، جو ہول سیلرز ہیں، ان کی مرضی کے اوپر، ان کی مرضی کے ریٹ کے اوپر اس کو بیچے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں پر جو تشدد ہے، بے ایمانہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن دنیا کے مفادات جڑے ہونے کی وجہ سے دنیا کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، صرف چپ سادے ہوئے آپ دیکھنا ہی ہے کہ چپ کب تک سادے رہتی ہے، اور کیا جو اقلیتیں یہاں پر اپنے لیے جدوجہد کر رہی ہیں یہ اتنی مضبوط ہو پاتی ہیں، اکٹھی ہو پاتی ہیں کہ وہ بھارت سے الگ ہو جائیں، کیونکہ یہی ایک رستہ جو ہے یہ دکھائی دیتا ہے، اور مودی سرکار اصل میں اسی سے پریشان ہے۔ بہرحال جی ایک اور پریشانی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ پریشانی پیدا ہو رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے، جنہوں نے FBI کی جانب سے ہونے والی 9/11 حملے کی تحقیقات کو منظر عام پر لانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن وہ فیملیز 1700 فیملیز جنہوں نے اپنے پیارے اس میں گنوائے تھے، 9/11 کا جو اٹیک ہوا تھا، جو حملہ ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کی جان کس نے لی تھی، ذمہ دار کون ہے، امریکہ کے اندر کون تھا جو اس کا ذمہ دار ہے، تب تک ہم 9/11 چونکہ 11 تاریخ آنے والی ہے، ستمبر کے مہینے میں یہ تقریبات ہوتی ہیں 9/11 ہی پر،
उनको याद किया जाता है, शहदा को वहाँ पर इकट्ठा होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बाइडन से कह दिया कि आपको और आपकी इंतज़ामिया को फिर इसमें आने नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी सदर की जानिब से जो हुक्म दिया गया है ये 9/11 वाक़े के जो मुतासरा ख़ानदान हैं उन्हीं के मुतालिबे पर दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन यूरोप और मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जब वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या मुलाकातें करेंगे, अपनी शिकस्त की क्या वजह बताएंगे, आइंदा इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कैसे आमादा करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज में मौजूद हैं, एक रिपोर्ट में मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने महकमा इंसाफ और दूसरी एजेंसियों को कहा है कि 9/11 से मुतालिक FBI की तहकीकाती दस्तावेजात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अमेरिकी हुकूमत ने यह फैसला 9/11 की 20वीं बरसी से चंद रोज पहले किया है, क्योंकि 9/11 में हलाक होने वाले 3000 अफराद के लवाहिकीन ने सदर बाइडन को लिखे गए खत में मुतालबा किया था कि अलकायदा की तरफ से किए गए इस हमले को पोशीदा न रखा जाए और उन्हें इसकी तफसीलात दी जाए। सदर को लिखे गए खत में इल्जाम लगाया गया था कि अमेरिकी हुकूमत जानबूझकर इन तहकीकात को पोशीदा रखी हुई है। जो बाइडन का कहना था कि आज मैंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसमें महकमा इंसाफ और दूसरी मुतल्लिका एजेंसियों को कहा गया है कि वो 9/11 से मुतल्लिका तहकीकाती दस्तावेजात को मंजर आम पर लाएं। उन्होंने कहा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद अगले 6 माह में ये दस्तावेजात मंजर आम पर लाई जाएंगी। मुतासरीन के लवाहिकीन की जानिब से गुज़िश्ता महीने लिखे गए खत में 1700 अफराद ने अमेरिकी सदर से कहा था अगर तहकीकात की दस्तावेजात मंजर आम पर नहीं लाई जाती तो उन्हें अगले हफ्ते हमले की याद में होने वाली तकरीबात में शिरकत करने की जरूरत नहीं है। मुतासरीन के लवाहिकीन का मुतालबा है कि वो जानना चाहते हैं कि किसने ये मुहलिक हमला किया था और किसने इन दहशत गर्दों की मदद की थी। 9/11 हमले में दहशत गर्दों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाज टकरा दिए थे जिसमें 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो दोनों इस हफ्ते के दौरान दोनों खित्तों में अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे और इस दौरे का मकसद अपने बड़े इत्तेहादी ममालिक को अफगानिस्तान में जंग के खात्मे पर एतमाद में लेना और चीन और रूस के बढ़ते हुए चैलेंज से मुतालिक लाए अमल तय करना है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन अपना दौरा कतर से शुरू करेंगे जिसके बाद वो बहरीन जाएंगे और अमरीकी फौजियों से मुलाकातें करेंगे। लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन दौरों पर निकले हैं और साथ ही साथ अमेरिकी सदर ने कह दिया है कि जो तहकीकात हुई हैं अब वो मंजर आम पर लाई जाएं, क्योंकि प्रेशर जो है जो फैमिलीज़ ने अपने प्यारों को गंवाया है उनकी जानिब से बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि ये तहकीकात कब सामने आती हैं। इस तकरीब से पहले सामने आती हैं, इस तकरीब के बाद, और फिर अगर ये लोग शिरकत करने की कोशिश करते हैं ये तहकीकात सामने लाए बगैर तो क्या रद्द-ए-अमल आवाम का सामने आ सकता है। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। ब्राज़ील चलते हैं जो दुनिया में गोश्त बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील के हवाले से, गोश्त के हवाले से हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले यहाँ 2 अदद गाय के जानवरों में बीमारी की शनाख्त के बाद चीन को गोश्त की बरामद जो है वो खुद ब्राज़ील ने बंद कर दी है। चीन ब्राज़ील का गोश्त का सबसे बड़ा ख़रीदार है और ब्राज़ील में गोश्त के प्लांट पर 2 अदद गाय में मैड काओ नामी बीमारी की शनाख्त हुई है और इसके बाद ब्राज़ील से चीन को गोश्त की बरामद रोक दी गई है। चीन गोश्त के हवाले से, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा ख़रीदार है, बल्कि सबसे बड़ा ख़रीदार है ब्राज़ील का, और एक अंदाज़ा ये बताता है कि चीन और हांगकांग ब्राज़ील के जो कुल गोश्त वहाँ पर पैदा होता है, जो जानवर वहाँ पर बड़े किए जाते हैं और फिर उनका गोश्त इनको सप्लाई किया जाता है, 50% तो ये दोनों ममालिक खरीद लेते हैं, हांगकांग और चाइना। अब आपको बताएं कि ब्राज़ील की वजारत ज़राअत के मुताबिक चीन को गोश्त की फराहमी का सिलसिला जो है वो जानवरों में काओ मैड नामी बीमारी की तस्दीक के बाद रोका गया है और अब ये फैसला चीन करेगा कि कब से वो दोबारा ख़रीदारी का सिलसिला शुरू करेगा, क्योंकि दोनों ममालिक के मबैन गोश्त की खरीदो फरोख्त के हवाले से होने वाले मुआहदे में ये तय है कि ख़रीदार जानवरों की सेहत से मुतालिक सवाल उठा सकता है और बेचने वाला जो है यानी जो ब्राज़ील है वो जानवरों की सेहत के हवाले से जवाबदेह है।
چین کو گوشت کی فراہمی کی بندش سے برازیل کے کسانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ چین برازیل کے گوشت کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اگر جانور بکیں گے نہیں تو کسانوں کو روزگار کیسے حاصل ہوگا، یہ ایک بڑا سوال بن چکا ہے۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا اب چائنا جو ہے یہاں پر اپنے کچھ ماہرین بھیجے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کی گائے کے اندر یہ بیماری ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اب ان گائے کا علاج کس طرح سے کیا جائے گا، یہ بیماری کب ختم ہوگی، کب سے برازیل سے دوبارہ گوشت جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے گا چائنا کی جانب سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے والی ہیں، کیونکہ نہ صرف چائنا کو بلکہ دیگر جو ممالک برازیل سے گوشت لیتے ہیں وہاں پر بھی ایک بڑی قلت جو ہے خاص طور پر گائے کے گوشت کی وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور کسان جو ہے یہاں کا وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اب جی پروگرام میں کچھ بات کر لیتے ہیں ایک ایسی کار کی جس کے نئے نئے ماڈلز کا انتظار سب کو رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کار نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ماڈل دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اور اب دنیا بھر میں بڑھتی ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تغیرات کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال رجحان پکڑتا جا رہا ہے، اور دنیا کی بڑی کار ساز جو کمپنیز ہیں وہ پوری توجہ اس مسئلے پر دیتی ہیں کہ کس طرح سے ایندھن کے استعمال سے نجات حاصل کی جائے اور بجلی پر چلنے والی کاروں کی جو متبادل ٹیکنالوجی ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ کچھ ایسا ہی مرسیڈیز کارز کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ گزشتہ روز ڈیملر کمپنی نے پہلی بجلی سے چلنے والی مرسیڈیز EQE کی رونمائی کر دی ہے۔ یہ کار مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی کار ہے۔ اس مرسیڈیز کار کو میونخ میں ہونے والے کار شو کے لیے نمونے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں بجلی کی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر ڈیملر کمپنی نے یورپی مارکیٹ کے لیے ایک SUV گاڑی بھی فروخت کے لیے پیش کر دی ہے۔ گزشتہ جولائی میں مذکورہ کمپنی نے کہا تھا کہ وہ 2030 تک بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ پر 40 ارب یورو خرچ کر کے ٹسلا کمپنی کا مقابلہ کرے گی۔ ڈیملر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اولا کیلینس کا کہنا ہے کہ آٹو انڈسٹری مکمل طور پر کاربن سے آزاد ہو کر ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس صنعت میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا، ہم اسے چیلنج سے زیادہ ایک موقع سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ پالیسی کو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کیا ہے، اور ہم اس دہائی کے آخر تک 100% بجلی پر چلنے والی گاڑیاں بنا رہے ہوں گے۔ اولا کیلینس کا کہنا تھا کہ بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کی تعمیر کے لیے سارے مینوفیکچرنگ کے نظام کو بجلی پر چلانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 2025 سے آگے مرسیڈیز کی 100% تعمیر ایسے ہوگی کہ یہ صرف بجلی پر چلے گی۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے چارجنگ کا انفراسٹرکچر تعمیر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہماری کمپنی دنیا کے سارے ممالک کی حکومتوں سے اور کار سازی کی صنعت سے منسلک لوگوں سے مکمل تعاون کرے گی۔ اولا کا کہنا تھا کہ اگر ہم سب نے مل کر کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس پر قائم رہے تو ہم بہت جلد اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وبا کے بعد یہ کار شو سب سے بڑی تقریب ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بالکل جی، یہ بڑی تقریب ہے، اور اس میں جو مرسیڈیز متعارف کرائی جا رہی ہے وہ الیکٹرک ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کمپنی کی جانب سے کہ 2025 تک جو بھی مرسیڈیز پھر آ رہی ہوگی 2025 کے بعد سے وہ تمام کی تمام الیکٹرک ہوں گی، یعنی وہ تمام کی تمام بجلی سے چل رہی ہوں گی۔ یہ بڑی پیش رفت ہم نے آپ کو آگاہ کی جو کار انڈسٹری میں ہو رہی ہے۔ ایک اور پیش رفت ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں، جہاں کی حکومت نے گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد انسداد دہشت گردی کے لیے نئے قوانین لانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قانون سازی مکمل کر لی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ میں گزشتہ ہفتے ایک حملہ آور نے چاقو کے وار کر کے 7 لوگوں کو زخمی کر دیا تھا، اور اس حملے کی تفصیل ہم نے اس پروگرام میں بھی آپ سے شیئر کر دی تھی۔ پولیس نے فوری کارروائی کی تھی اور حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ حملہ آور کا تعلق شری لنکا سے تھا اور یہ شخص داعش سے تعلق رکھتا تھا۔ اس واقعے کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نئی قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے میں 7 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 5 ابھی تک اسپتال میں ہیں اور 3 کی حالت خطرے میں بتائی جاتی ہے، باقی زخمی گھر جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حملہ آور 2011 کے اکتوبر میں نیوزی لینڈ پہنچا تھا اور اس کا ویزا طالب علم کے طور پر تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں دہشت گردی کے ایک حملے کی حمایت کرنے پر پولیس کی نظر میں یہ آیا تھا اور 2016 میں ہی اسے شام جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب اس حوالے سے قانون سازی کریں گے کہ مشتبہ افراد کو جلد از جلد ملک سے نکالا جائے، اور یہ قانون سازی
اسی مہینے کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ اگر یہ قانون پہلے سے موجود ہوتا تو یہ 2011 میں آنے والا اسٹوڈنٹ، جس کو 2016 میں جج کر لیا گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایسے جو واقعات ہیں جن کا سلسلہ دہشت گردی سے جڑا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر یہ قانون پہلے ہوتا جس کو ملک سے نکال دیا جاتا اور یہ واقعہ رونما نہ ہوتا، اسی لیے اب یہ قانون جو ہے یہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال جی، نیوزی لینڈ میں بنائے جانے والی یہ نئے قانون ہوں، قانون سازی ہو، یہ دنیا بھر میں ہونے والا کوئی بھی اہم واقعہ، اسی پروگرام میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کل رات ٹھیک 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔